हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स दीदी में। और आज अपन सॉल्व करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का अनसोल्ड पेपर 2020 का तीसरा सेट। अपन ने पहला और दूसरा सेट कर लिया है, ठीक है। उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम टाइम चल रहा है, हमें डेली एक अनसोल्ड पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जो नहीं बने वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये HM का अनसोल्ड पेपर है, आप लोग ले लेना और हम सॉल्यूशन इसके बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। तो मैं अपन शुरू करते हैं 2020 का तीसरा सेट। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विद्युत विभव का मात्रक बताओ। पहला क्वेश्चन मतलब एक का है का, ठीक है। वो कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक बताओ। देखो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव, और विद्युत विभव होता है V बराबर W/Q0, ठीक है। किसी एकांक परिचय धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसका कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो मेरे पास ये मात्रा क्या आ गया, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा है, जूल प्रति कूलम। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना ओम है तो इसकी बाईं ओर और दाईं ओर के वर्ड क्रम होंगे। देखो जो वर्ड क्रम है, जो प्रतिरोध का वर्ड क्रम है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस हमारा कम 30% कम हुआ है उसमें ये है नहीं, उसमें हट गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है गा पहले का, कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा बताओ, ठीक है। कि एक प्रतिरोध है कितने ओम का, 10 ओम का, ठीक है। और इसमें कुंडली कितने उसकी लगी है, 10 प्रेरकत्व के हेनरी के की, और इसको कितनी ओम की बैटरी से जोड़ा, वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है, 50 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो हमें क्या पूछिए, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा का, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ Li², ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होता है, हाफ Li²। L का मान तो पता है कितना है, 1/2, L का मान है 10, I नहीं पता है हमको। तो I के लिए कुछ न कुछ दिया होगा, तो एक तो B बराबर दिया है, तो I बराबर होता है ओम के नियम से V/R। तो I बराबर V 50 और R 10, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा वर्ग, तो इससे कट गया 5 का, तो U बराबर 5 गुणा 25 कितना हो जाएगा 125 जूल। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कागज की एक सीट पर एक स्याही का धब्बा है, ठीक है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया जाता है, तो धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा। देखना क्या क्वेश्चन है कि ये कोई धब्बा है कांच का, मतलब कोई धब्बा है कागज पे, ठीक है, कागज की सीट पर, और इसके ऊपर क्या कर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटा, कितना 6 सेंटीमीटर इसकी जो मोटाई है वो इतनी है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक है, हमारे पास म्यू बराबर 1.5, ठीक है। तो वो कह रहा है कि, और हम देख रहे हैं बाहर ऊपर से, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस कांच में से देखेंगे तो धब्बा हमें कितनी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, वो विस्थापन पूछा है। तो हम पता है हम यहां से मान लेते देख रहे हैं ये आंख है, ठीक है। तो प्रकाश किरण यहां धब्बे से कहां ऐसे जाएगी, एक जो सीधी निकल जाएगी, ठीक है, ये सीधी निकल जाएगी प्रकाश किरण। कहां से कहां जा रही है प्रकाश किरण, देखो ये कांच है, क्या है कांच है, और कांच कैसा, और बाहर क्या है इसके हवा है, तो प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है, तो एक प्रकाश किरण तो सीधी निकल जाएगी, और एक प्रकाश किरण किसी कोण पे जाएगी, और प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है, कहां से सघन से विरल में जाती है, तो अवलंब से, मतलब जानी कैसे चाहिए ऐसे, ठीक है, और ये कैसे हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसको आगे ना ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाने पे मिलाएंगे, और पीछे बढ़ाने में मिलाएंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, इतनी ये विस्थापित हो जाएगी। मतलब हम अगर देखेंगे ऊपर से, यहाँ अगर जो धब्बा है ये क्या है, धब्बा है, ठीक है, और इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमें उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये जो विस्थापन है इसका, उठाव है या विस्थापन जो भी है, और इसका सूत्र होता है उठाव बराबर H वास्तविक 1 - 1/μ, ठीक है। तो H वास्तविक कितना है, कितना सेंटीमीटर है इसका, 6 सेंटीमीटर,
1 माइनस 1 अपॉन म्यू का मान कितना है 3/2 लिख सकता हूँ 1.5 को, 2 का पहुंचेगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 1 माइनस 2/3, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 इंटू सॉल्व करूंगा तो क्या 3 माइनस 2 अपॉन 3 और इसको और सॉल्व करूंगा तो 6 इंटू 1/3, 2 बार कट गया तो मेरे पास जो उठाव या विस्थापन आया वो कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो वही उसने पूछा है कि कितना विस्थापित हो जाएगा ये डब्बा, ठीक है। ऐसा ही सेम एग्जांपल होता है कि अगर पानी से भरा हुआ हमारा कोई बर्तन है और उसमें हम सिक्का डाल दें और उसको हम ऊपर से देखें तो हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। वो कब हो रहा है कि जब हम कहां से देख रहे हैं, वस्तु कहां रखी है कांच में, ठीक है, सघन माध्यम में रखी है और हम ऊपर से देख रहे हैं हवा से तो हमें उठा हुआ प्रतीत होगा। ये हमारा आंसर है 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि दो कला संबंध स्रोत होते हैं यदि वे तरंग उत्पन्न करती हैं। दो कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध स्रोत कौन से होंगे, ये क्वेश्चन है, ये तो गा घा हो गया और ये है अंगा, ठीक है। तो दो कला संबंध स्रोत कौन से होंगे जब वे तरंग उत्पन्न करेंगे, एक समान तरंगदैर्ध्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की और नियत कलांतर की। कौन सा ऑप्शन है, नियत कलांतर होना चाहिए। कला संबंध स्रोत क्या होंगे जब उनका कलांतर सेम होगा, मतलब मान लो एक तरंग ऐसे जा रही है, ये कौन सी तरंग है y1, ठीक है, तो दूसरी तरंग ऐसे जानी चाहिए, मतलब आयाम आवृत्ति कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका क्या सेम होना चाहिए, कलांतर। मतलब सेम कलांतर का मतलब क्या है, जहां इसका एक साथ दोनों की अधिकतम मान और एक साथ दोनों के न्यूनतम मान प्राप्त होने चाहिए, उसको इनके कलाओं में कोई अंतर नहीं है इसलिए कलांतर समान है। तो ये कैसे सोर्स होंगे, कला संबंध स्रोत होंगे, कला संबद्ध स्रोत होंगे, ठीक है, जब कैसा होगा नियत कलांतर। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है, ठीक है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस का नाम है, हमको एकदम पता है, ठीक है, कि मान लो ये कोई पीएन संधि डायोड है और इस पी और एन अभी ऐसे लगा है, ठीक है, पी को प्लस को और एन को माइनस पे जोड़ा हुआ है, मतलब ये अग्रवायसित है और धारा बहेगी कहां, पी से एन की ओर, ठीक है। अग्रवायसित मतलब स्विच ऑन है और अगर हम इसमें उलट देंगे, क्या ये ध्रुवता उलट देंगे, ठीक है, इसी को मैं बैटरी को इधर प्लस ले लूं और इधर माइनस ले लूं तो क्या हो जाएगा, एन माइनस पे हो जाएगा, ये एन प्लस पे हो जाएगा और पी माइनस पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पश्चवायसित में हो जाएगा। पश्चवायसित में स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कोई धारा नहीं बहती है, मतलब ये डिवाइस का नाम क्या है, पीएन संधि डायोड, क्या है, पीएन संधि डायोड, ठीक है। ये हमारे विकल्प हो गए जो इस सेट के थे, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे का, ठीक है, और दूसरे का क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है U बराबर 1/2 v²/μ0, ठीक है, क्या होता है, U बराबर v²/2μ0 या 1/2 v²/μ0, ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खा, वो क्या है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से क्या विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखना है, ठीक है। दो आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, विद्युत बल K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको क्या लिख सकता हूं, K को 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। मुझे ε0 का विमीय सूत्र चाहिए, तो ε0 इसको इधर ले जाऊंगा और F को इधर ले आऊंगा, तो Q1 Q2 अपॉन 4π F इंटू R²। Q1 का मात्रक कूलम, ठीक है, Q2 कूलम अपॉन 4π जो कांस्टेंट है, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ε0 की विमा निकालनी है, तो क्या कूलम की विमा AT का स्क्वायर अपॉन बल की विमा mLT-2 और L2। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो m एक ही है, ऊपर जाएगी -1, L एक यहाँ 2 यहाँ 3, ऊपर जाएंगी -3, ठीक है, और T -2 और ऊपर के +2 और +2 ऊपर पहले से है T4 और A2, ये क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा, विमीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परस्पर
लंबवत रखे विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन बिना किसी विक्षेपित हुए सीधे गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का ये E तथा B के पदों में लिखना है, वेग का सूत्र लिखना है। ठीक है, देखो मुझे पता है कि अगला क्वेश्चन दूसरे का गा, और इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र कहां ले लिया, अंदर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहां ले लिया, अंदर। और मैंने, ठीक है, ये अंदर की ओर है। ठीक है, तो इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को गति करा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गति करा रहे हैं तो इसमें बल देखेंगे, चुंबकीय बल किधर लगेगा। ठीक है, तो गति करा रहे हैं तो चुंबकीय बल की दिशा किससे देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा इधर बह रही है, तो बल कहां लगेगा, इस पे ऊपर लग जाएगा। इस पे बल कहां लग जाएगा, Fm लगेगा ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इधर धनावेश और इधर ऋणावेश, हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का, तो ये माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा और धन इसको खींचेगा, मतलब जो इसमें बल लगेगा विद्युत बल, वो किधर लगेगा, इधर। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किधर था, अंदर की ओर, और विद्युत क्षेत्र कहां है, ऊपर की ओर, ऐसे है। ठीक है, तो एंगल कितना बना, 90 का, मतलब परस्पर लंबवत ले लिए, और उसमें इलेक्ट्रॉन गति कराई, तो उसमें दो बल लगे, एक चुंबकीय बल लगा और एक विद्युत बल लगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे खींच रहा है, तो ये सीधे निकल जाएगा, इससे सीधे निकल जाएगा। तो किस वेग से जाएगा, मान लो v वेग से गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कि दोनों बल लग रहे हैं, विद्युत बल और चुंबकीय बल, वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। विद्युत बल क्या होता है, Q VV sin थीटा बराबर QE। देखो एंगल देखना, B और B के बीच में, वेग किधर है, इधर, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, दोनों के बीच में कोण कितना है, 90। तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन E, V B sin 90 बराबर E इंटू E से E कैंसिल आउट, sin 90 का मान 1, तो V इंटू B बराबर E, तो V बराबर क्या, E अपॉन B। ये फॉर्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के पदों में किसका, वेग का, इलेक्ट्रॉन के वेग। अगला क्वेश्चन है गा हो गया दूसरे का, घाय के ध्रुवण कोण का मान क्या होगा जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। ठीक है, तो प्रकाश का ध्रुवण भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरे का, वो है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी है। ठीक है, क्या E1 बराबर दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करो। मुझे पता है कि अगर nवीं कक्षा की ऊर्जा का सूत्र होता है कितना, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तीसरे के लिए निकालना, E3 बराबर क्या जाएगा, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 9 भाग देऊंगा, तो क्या हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही मेरा आंसर है। तीसरी कक्षा में कितनी ऊर्जा हुई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरे का। ये दूसरा, पहले के सारे हो गए और दूसरे के सारे हो गए, अब तीसरे के करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन है दूसरे का। ठीक है, वो है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। ठीक है, किससे, प्रकाश के विवर्तन से। देखो विवर्तन बड़ा ही सिंपल है कि जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश के सामने कोई अवरोध रखा होता है। ठीक है, तो प्रकाश का उस अवरोध के किनारों से, ठीक है, जाएगा क्या, प्रकाश इधर जाना चाहिए पर कैसे, मुड़ जाएगा इधर। ठीक है, अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, हम विवर्तन कहते हैं। ये कहां पहुंच जाएगा, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। और ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, हो गया ना क्लियर। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, पर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन का है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है तीसरे में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव को अक्ष में केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखना है। ठीक है,
सबसे पहले किसके कारण मिला है? अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, ये है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, माइनस के क्यू और प्लस के क्यू, और इसकी बीच की दूरी कितनी है? 2l, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर यहां कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर विभव चाहिए यहां से कितनी? r दूरी पर। तो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का देखो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या है? पहले तो प्लस इस बिंदु पर किस किस के कारण विभव होगा? प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। तो हम सबसे पहले प्लस क्यू के कारण लिख लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा? V प्लस क्यू बराबर, ठीक है, क्या? K इंटू क्यू, मतलब वाला आवेश बट्टे ये वाली दूरी। ये पूरी दूरी कितनी है? r है। ये यहां से यहां कितनी है? l, और ये भी कितनी है? l। तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस l। अरे यार ये दूरी कितनी है? ये दूरी r है और ये l है, तो पूरे में से ये घट जाएगी तो ये बचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? r माइनस l, इक्वेशन फर्स्ट। अब किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, के कारण विभव, और ये क्या होगा? V माइनस क्यू बराबर के क्यू, और क्यू माइनस का क्यू रखेंगे क्योंकि विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम आवेशों का मान चिन्ह सहित रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अदिश राशि है और अदिश राशि में हम परिमाण की बात करते हैं, परिमाण पूरा पूरा रखेंगे, बल और क्षेत्र में नहीं रखते क्योंकि वहां पे हम दिशा देख लेते हैं सदिश राशि में। अब यहाँ के माइनस के क्यू, और यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है? r प्लस l, कितनी है? r प्लस r, तो इस बिंदु O तक है ही, इसमें ये और जुड़ जाएगी, तो r प्लस l, समीकरण 2। अब क्या करूंगा? मैं जोड़ूंगा, टोटल विभव, कुल विभव निकालूंगा, कुल विभव, और कुल विभव क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। V1 कितना है? KQ अपॉन R माइनस L प्लस माइनस के KQ अपॉन R प्लस L, ठीक है। मैं क्या करूंगा? इसमें से कॉमन ले लूंगा KQ, क्या कॉमन ले लूंगा? KQ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ? 1 बट्टे R माइनस L, देखो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 1 बट्टे R प्लस L। भिन्न हल करूंगा तो V बराबर क्या बचेगा? KQ तो बाहर है ही, एलसीएम क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अरे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? आपस में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? आर प्लस एल माइनस के आर, और ये माइनस का प्लस, माइनस के आर प्लस के एल, आर से आर कट गया, एल और एल कितनी हो गई? 2l। तो बी बराबर मेरे पास आ गया के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और Q इंटू 2l क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से P बराबर मेरे पास आ गया, B बराबर क्या आ गया? KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास क्या है कि यदि मैं मान लूं कि जो L है ना बहुत अल्प दूरी है, मतलब R से बहुत छोटी है, तो L लगभग कितना रख लूं? 0, तो क्या हो जाएगा? निगलेक्ट कर देंगे तो KP अपॉन क्या बचेगा? R स्क्वायर। ये क्या आ गया? अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो ये तो मेरा अच्छी स्थिति में विभव हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है वो, इसी में आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश पे घुमा देंगे तो उसी बिंदु पे विद्युत विभव पूछा है। मतलब ये अभी ऐसे है, इसको 90 अंश पे घुमा दो, 90 पे घुमा देंगे तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, इधर माइनस के क्यू और इधर प्लस के क्यू, ठीक है। और ये 90 पे हो गया। देखो ये कौन सी स्थिति बनेगी? निरक्षी वाली, ठीक है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव ऐसे है और ये बिंदु R दूरी ये है, ठीक है। तो ये निरक्षी वाली स्थिति बन गई, और निरक्षी में विभव कितना होता है? 0 होता है। तो जब 90 में घुमा देंगे तो विभव कितना हो जाएगा? 0। जब द्विध्रुव को कितने अंश पे घुमा देंगे? 90 अंश पर घुमाने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली है। जैसे कोई ये एक्स, ये वाई एक तल है, ठीक है। इसमें एक्स वाई तल में रखी है कितने क्षेत्रफल की कुंडली? एरिया बराबर है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसका? 3i कैप प्लस 4k कैप दिया है, ठीक है। कहां? एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो वो पूछ रहा है कि फ्लक्स ज्ञात करो, इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करो।
देखो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी डॉट ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है चुंबकीय फ्लक्स। अब मुझे ये तो पता है सदिश बी वेक्टर, पर मुझे ए वेक्टर नहीं पता। एरिया का क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ परिमाण दिया है, दिशा नहीं बताइए, तो दिशा में देखनी पड़ेगी, और दिशा देखनी पड़ेगी तो हम कैसे बताएंगे, देखना ये जो कुंडली है वो ऐसे रखी है एक्स वाई तल में, तो इसका क्षेत्रफल कहां हो जाएगा, बाहर की ओर। इसका क्षेत्रफल कहां होगा, ये बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और बाहर कौन सी दिशा है, जेड दिशा है, जेड दिशा में क्या यूनिट वेक्टर होता है, के कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप। बस गुणा कर दो, क्या आई का आई से और जे का जे से, तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 4k डॉट 0.2 के कैप, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर आई से करेंगे तो 0 प्लस 4 इंटू 0.2, तो क्या आ जाएगा 5 बराबर 0.8 क्या वेबर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन का, और उसमें कह रहा है कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षयनीयतांक लैम्डा है, तो इसकी अर्धायु तथा औसत आयु का सूत्र लिखो। ठीक है, देखो सिर्फ सूत्र लिखा आ रहा है, तो सूत्र देखो, अर्धायु का सूत्र तो जानते हैं क्या होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा। ये तो क्या हो गया मेरे पास अर्धायु का सूत्र हुआ, और औसत आयु का पूछ रहा है तो क्या होता है 1.44 t। हाँ, दोनों सूत्र बड़े ही सिंपल है। देखो निकल भी तुरंत आते हैं कि हम जानते हैं कि अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा t, तो t बराबर t आपका होगा जब n कितना रह जाएगा n नॉट बट्टे 2, इसको पुट कर देंगे ना इसमें, तो वहां से t आप हो जाएगा, देखना हम पुट करते हैं n नॉट बट्टे 2 बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा t, n नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 बराबर e की पावर माइनस के लैम्डा t, लॉग लूंगा तो लॉग 1/2 बराबर e की पावर लॉग e बेस पे ले रहा हूं। ठीक है, e की पावर माइनस के लैम्डा t। देखो लॉग में घातें सामने आ जाती हैं, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो लॉग अगर 2 लिखूंगा 1/2 को, तो माइनस चिन्ह कहा जाएगा बाहर आ जाएगा, बराबर माइनस के लैम्डा t लॉग e बेस पे e। बेटा log e बेस पे e, log n बेस पे n, log 10 बेस पे 10, सब का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो log माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से लैम्डा और t की जगह क्या रख दिया अपन ने टी, तभी तो ये हुआ है। ठीक है, t की जगह क्या रख दिया, t हाफ रख दिया, तभी तो ये आधी संख्या हुई है अपनी प्रारंभिक मात्रा की। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया लैम्डा t हाफ, तो यहाँ से t हाफ क्या निकलेगा, t हाफ निकलेगा log e बेस पे 2 अपॉन लैम्डा, और e बेस पे 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आता है 0.693 अपॉन लैम्डा। और ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या होगा टी आपका, और टी एवरेज भी यहीं से आ जाता है। ठीक है, टी एवरेज क्या होता है कि क्षयनीयतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु काल कहते हैं। मतलब क्या है कि टी अगर एवरेज है वो निकालना है तो 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मान यहां से उठा कर रखते हैं, क्या 1 अपॉन 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर ले जाएंगे, सॉरी बटे टी हाफ। ठीक है, और टी हाफ ऊपर ले जाएंगे और इसका भाग देंगे इसमें, तो टी एवरेज बराबर आ जाएगा 1.44 टी हाफ। ये फॉर्मूला आ जाएगा औसत आयु काल और अर्धायु काल। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वही है तीसरे का गा, तो अपन ने कर लिया ये गा है। ठीक है, तीसरे का गा, और इसमें एक क्या बना है लॉजिक गेट, ऐसे ये क्वेश्चन है। इसमें ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ठीक है, और ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। देखो ये तो कौन सा गेट है, और ये कैसा है एंड है। ठीक है, ये ए है और बी है, ये सी है। तो यहां पर देखो इसका यहां पे क्या मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा इस वाले गेट का ए प्लस बी।
यहाँ से सी गया, यहाँ पे ए क्या आया, ए प्लस बी आया और यहाँ पे सी आया, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इसका बूलियन व्यंजन इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, क्या आ गया, ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट सी। अब वो कह रहा है कि इस दर्शाए गए गेट में y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए ए और बी और सी के मान दो। अगर मुझे ए बी बी और सी और y, मुझे y बराबर 1 प्राप्त करना है सिर्फ। देखो लॉजिक गेट जो मतलब जो एंड गेट है, देखो फाइनली भी क्या मिला हमें, इससे हमें और ये यहां से एक आउटपुट मिला, वो आउटपुट इसके साथ कैसा गेट बना रहा है, एंड गेट बना रहा है। और एंड गेट में क्या होता है, डॉट होता है, और गेट में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो मुझे फाइनली भी क्या मिला, मुझे एंड गेट मिला, और एंड गेट का 1 तभी एक होगा जब ये तीनों के तीनों एक होंगे। ठीक है, जब ये तीनों के तीनों एक होंगे तभी क्या होगा, ये एक होगा। ठीक है, बाकी कोई केस में नहीं होगा, बाकी सब में 0 0 0 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का अथवा है कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक और सत्य सारणी बनाओ। देखो एंड गेट है, कौन सा, एंड गेट, और एंड गेट कैसा होता है, ये रहा मैंने बताया था अभी, वो बना हुआ है, ये कैसा है, एंड है। इसके दो इनपुट होते हैं ए और बी, और एक आउटपुट होता है वाई। तो इसका क्या होगा, बूलियन व्यंजक ए डॉट बी, और सत्यता सारणी बनाए अगर ए बी और बाई के बीच में, तो क्या होगा, 1 1 1 होगा, 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, और 0 0 तो 0 होगा। ठीक है, ये इसकी सत्यता सारणी है। उसी के जैसा है यहाँ पे, देखो 1 कब मिलेगा, जब दोनों 1 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। ठीक है, और उसका कार्य है, वो क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट करना है अपन को। किरचॉफ के नियम जानते हैं हम, तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं विद्युत धारा वाले में। 2 नियम है उसके किरचॉफ के परिपथ संबंधी। पहला है धारा का नियम, और धारा का नियम क्या कहता है, कौन सा, धारा का नियम सबसे पहला। और धारा का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर, ठीक है, किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। धीरे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लो ये कोई संधि है, ठीक है, और इस पे ये धारा आ रही है, I1 I2 और I3, तो ये धारा जा रही है I4 और I5। तो मुझे अगर इस संधि पे धारा देखनी है तो जितनी आई बराबर होगी जो वही, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसको होगा, I4 प्लस I5। ये तो पहला नियम है किरचॉफ का परिपथ संबंधी। दूसरा नियम है उसका बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, वोल्टता का नियम। ठीक है, और वोल्टता का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी बंद पास में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई परिपथ है, ये आर धारा, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगी है, और ये कोई परिपथ है, और ये कोई प्रतिरोध है, और इसमें एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है, ये E1 है और ये E2 है। तो मान ले ये इसमें धारा, देखो धारा कहीं से बहा दो, यहां से I1 बहा दो और यहां से I2 बहा दो, तो यहां से धारा I1 और धारा इस पे जाके जुड़ जाएगी संधि पे, तो क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, और मुझे दो A B C D E और है, तो ये दो बंदे को मुझे कितने वेरिएबल है इसमें, I1 और I2, प्रत्येक शाखा में धारा पूछेगा तो I1 I2 है, तो दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो दो ही बंद पास बनाऊंगा, एक तो ही बना लूंगा, एक पहला और एक ही बना लूंगा दूसरा। कौन सा पहला, बंद पास A D C B में, A D C B। ठीक है, और यहां से अगर चलूंगा तो यहां से देखो
प्रतिरोध तथा धारा के, देखो धारा की अगर दिशा में जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो मैं यहाँ क्या लेके चलूंगा, प्लस चिन्ह, और विपरीत दिशा में जाऊंगा तो माइनस लेके चलूंगा। तो I1 प्लस I2 इंटू क्या, R2, ठीक है। धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल इसमें चले, ठीक है, यहां मिला प्लस के क्या, धारा की दिशा में चल रहे हैं और उधर ही धारा बह रही है, तो I1 इंटू R1 बराबर, अगर हम प्लस में निकलेंगे तो प्लस का चिन्ह, अगर माइनस में निकलते तो माइनस, इधर कैसे ऐसे चल के आए और कहां निकले हैं, प्लस में, तो कैसा, प्लस का E1, समीकरण फर्स्ट। अब हम बंद पास कौन सा लेंगे, बंद पास ये वाला, यहां से FDECE, FDCE, तो FDEC लेंगे, मतलब यहां से चले और यहां से चले तो कौन सा, I2 R3 प्लस, इसमें देखो चल, इसमें गए धारा की दिशा में चल रहे हैं, प्लस का चिन्ह, I1 प्लस I2 इंटू क्या, R2, ठीक है, और किसमें निकल रहा है, इधर आगे प्लस में, तो क्या बराबर के E2। मेरे पास ये दे रखे होंगे, R1 R2 दे रखे होंगे, मुझे धारा I1 और I2 निकालने हैं, दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन है, तो यहां से मैं प्रत्येक शाखा में धारा निकाल लूंगा। और इसका उपयोग कब करते हैं व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज के, जो सॉरी ये बंद पास का जो नियम है किरचॉफ का, उसको कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी परिपथ में पता नहीं चले कि कब कौन प्रतिरोध श्रेणी में और कौन समांतर। जब तक हमें ये पता चलेगा कि कौन श्रेणी में कौन समांतर में, तब तक तो हम वैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, धारा प्रत्येक शाखा में, क्योंकि श्रेणी और समांतर का संयोजन अपन ने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हमको ये पता ना चल पाएगा इन तीनों में कौन श्रेणी में और कौन समांतर में, तब हम किरचॉफ के बंद पास का नियम उपयोग करते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र समझ लो तो, ठीक है, जब किसी से ना आए ना तो इससे आएगा, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं कि चौथे का ये है कौन सा, खा, और इसमें कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व मतलब N/V का मान है, ठीक है, क्या दिया है कि कैपिटल N/V, ठीक है, जो क्या होता है, स्मॉल n होता है, ठीक है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन होता है 8.5 गुणा 10 की घात, ठीक है, कितनी 28, कितना दिया है, प्रति मीटर, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब दिया है। 20 सेंटीमीटर लंबाई, इस तार की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर लंबा तार है, जिसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तांबे के तार से होकर धारा प्रवाहित का मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तार से 4 वोल्ट की बैटरी भी जुड़ी हुई है, इस तार से कितनी, एक 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 4 वोल्ट की, और इसकी गतिशीलता कितनी है, म्यू बराबर 4.5 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इनटू सेकंड। अब मुझे क्या पूछा है कि इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो पूछी, ठीक है। अब धारा का मान, धारा बराबर जानता हूं I बराबर NEABD, ठीक है, मुझे इतना पता है कि I बराबर क्या होता है, NEABD। अब मुझे N पता है, बेटा पता है कि N पता है, E पता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ये भी पता है मुझको, एरिया भी दिया है इसका, और VD नहीं पता, लेकिन VD में निकाल सकता हूं यहां से, म्यू बराबर होता है VD अपॉन E, ठीक है। तो यहां से VD बराबर क्या रख सकता हूं, VD बराबर रख सकता हूं म्यू इंटू E, ठीक है। गतिशीलता तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। गतिशीलता होती क्या है, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास, तो VD बराबर क्या आ जाएगा, म्यू E। अब इसको उठा के यहां रख देता हूं, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NEA म्यू इंटू E। लेकिन मुझे विद्युत क्षेत्र भी नहीं दिया, विद्युत क्षेत्र नहीं दिया, तो विद्युत क्षेत्र देखो विभव प्रवणता से मैं जानता हूं, E बराबर क्या होता है, V/N, ठीक है। इसको यहां रख दूंगा, E बराबर, तो I बराबर NEA म्यू V अपॉन N, ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला है जिससे मुझे धारा निकालनी है, ठीक है। तो I बराबर N का मान कितना है, N का मान है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, 28 है। E 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के कितने 19, एरिया क्षेत्रफल कितना देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, मुझे मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा,
तो एक गुणा कितने हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो क्या जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल भी रख दिया। अब क्या होता है म्यू म्यू कितना है 4.5 गुणा 10 की घात -6 और गुणा में क्या है वोल्ट। वोल्ट कितने वोल्ट की बैटरी है 4 वोल्ट बट्टे क्या है एल। एल का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 20 गुणा 10 की घात -2। ठीक है। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास ठीक है मैं क्या करूं यहां से इस एक जीरो घात है घातों को पहले कैलकुलेट कर रहा हूं। 20 की पावर यहाँ 20 है तो मतलब ये जीरो है इससे घात हट जाएगी तो यहाँ घात कितनी बचेगी -के और के ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी प्लस की 1 और प्लस के 28 प्लस के 29 हो जाएंगे। ठीक है और -के 19 और के कितने 4 और प्लस के 4 मतलब सॉरी -के 4 के 6 तो के 10 और के 19 के 29 ये प्लस के 29 और ये के 29 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया घातें खत्म। ठीक है तो मेरे और ये वाला जीरो भी खत्म है तो मेरे पास बचा गया 8.5 गुणा 1.6 गुणा 4.5 गुणा 4 बट्टे कितना 2 इतना बचा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इससे में कितनी बार 2 बार काट दूं तो 4.5 दूनी कितने 9 और 9 का भाग गुणा इसमें करूंगा 9 8 72 या मैं 9 का इसमें कर सकता हूं तो इसमें क्या होगा 8.5 गुणा 16 का 9 में करूंगा तो क्या आता है 14.4 आता है और इसका गुणा इसमें करूंगा। ठीक है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तुम कर लेना 122.6 क्या आएगा मेरे पास विद्युत धारा है तो एम्पियर आ जाएगी। इतनी मेरी धारा कैलकुलेशन हो गया। देखो कुछ भी नहीं था इतनी सारी इतनी सीधी वैल्यू दे रखी थी मुझे क्या करना था मुझे प्याज की तरह खोलता जाना था। देखो मुझे वीडी नहीं पता था मैंने यहां से निकाल लिया म्यू इनटू ई से। मुझे ई नहीं पता था तो मैंने बी बट्टे एल से निकाल दिया विभव प्रवणता से। तो मुझे सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। ठीक है ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें क्या चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इस चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या करते हैं हम चुंबक जो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय उनकी प्रकृति पहचानते हैं। अगर जाई जो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं जाई एम से अगर इसका मान 1 से बड़ा है ठीक है तो कैसा है 1 से बड़ा है मतलब कम है तो अनुचुंबकीय। ठीक है कैसा है अनुचुंबकीय और जाई एम का मान ठीक है 1 से छोटा है और ऋणात्मक है तो कैसा है प्रतिचुंबकीय और यदि जाई एम का मान 1 से बहुत बड़ा है तो कैसा है वो लोह चुंबकीय। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति है जो क्या है जो क्या बताती है चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताती है। ठीक है ये कैसा है लोह चुंबकीय। अब आती है बात किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है अब है चुंबकशीलता ठीक है म्यू नॉट इसका मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के साथ टेस्ला इनटू मीटर बटे एम्पियर। ये चुंबकशीलता हो गई। ठीक है सापेक्ष अब इनमें संबंध बताना है सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम में संबंध स्थापित करो। देखो हम जानते हैं कि B बराबर होता है म्यू नॉट H 1 प्लस जाई एम। ये रिलेशन है दोनों में। ठीक है तो नोट कर लो। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है ये क्या था गा था चौथे का। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर। ठीक है कौन सा क्वेश्चन है घा है चौथे का ही। ठीक है नोट कर लो। ठीक है ठीक है तो जो अगला क्वेश्चन है अपना वो है घा और इसमें क्या दिया है इसने कि कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार पास मतलब कोई कुंडली है वलय है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसका मान दिया है। कैसे कितने सेंटीमीटर की वलय है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है तो R बराबर ये कितना है 12 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है BC बराबर 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4 क्या टेस्ला। ठीक है ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है कहां पे इसके इस कुंडली के केंद्र पर।
इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसी की इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर या इस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो हमें केंद्र पर तो दी है और इससे अक्ष पर पूछी है, बलय के केंद्र पे दी है और बलय की अक्ष पर पूछी है। तो बलय के केंद्र पे फॉर्मूला क्या होता है, BC बराबर म्यू नॉट I बट्टे 2R। BC का मान दिया है 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4, म्यू नॉट 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। I मुझे निकालना है और R क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 10 की घात माइनस, यहाँ से I कैलकुलेट होके आ जाएगी और उस I जो कैलकुलेशन होके आएगी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। I बराबर क्या आ गया 0.5 गुणा 2 करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और घातें कितनी हो जाएगी, तो 12 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे कितना 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। इससे करेगा 3 बार, तो मेरे पास I बराबर आ गया 3 अपॉन पाई गुणा 10 की घात, ये प्लस के ऊपर जाएंगी तो 1, तो कितना है 10 की घात 1 आई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 30 बट्टे पाई एम्पियर। इतनी मेरे पास राशि आ गई। अब मुझे क्या निकालना है कि मुझे 5 सेंटीमीटर दूर निकालना है, मतलब अक्ष पर। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बट्टे 2। इस फॉर्मूला इसमें रख दो सबके सब वैल्यू, और सबके सब वैल्यू रखूंगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात कितना माइनस के 7, I कितना आ गया 30 बट्टे पाई गुणा R स्क्वायर, मतलब कौन सी R, ये 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का अगर वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा 144 गुणा 10 की घात माइनस के 4 बट्टे क्या 2 R स्क्वायर मतलब 144, ठीक है, और x स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, और 10 की घात माइनस के 4 है, मतलब और गुणा अगर हम देखें तो इसको लिखने के बाद मेरे पास क्या है 10 की घात माइनस के 4 का क्या है 3 बट्टे 2। तो इस पाई से तो पाई कट गई, तो b बराबर क्या बचा मेरे पास 4 गुणा 144 गुणा 30, कहते हैं 4 7 और 3 कितनी हो जाएगी 7 और 4 माइनस के 11 बट्टे, अगर नीचे कैलकुलेशन करूंगा तो 2 5 एक कितने होते हैं 169। 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर की पावर कितनी 3 बट्टे 2, इससे 2 कट गया तो घातें कितनी बची 3, इससे कितनी बार 2 बार कट गया, तो b बराबर क्या आ गया, ठीक है। और इससे घात चली जाएगी तो हमारे 10 बचेंगी, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 144 बट्टे क्या बचेगा 13 गुणा 13 गुणा 13, और घातें कितनी बचेंगी माइनस की 2 की क्यों करेंगे तो घातें कितनी हो जाएंगी माइनस की 6, और माइनस की 6 और ऊपर जाएंगे तो प्लस की 6 और ऊपर और 10, प्लस की कितनी है 10, या मैं कह दूं माइनस की 6 ऊपर जाएंगी प्लस की 6 और प्लस की 1 कितनी हो जाएंगी प्लस की 7, और प्लस की 7 माइनस की 11 बचेंगे तो कितनी हो जाएगी माइनस की 4 बचेंगे, तो उसके बाद माइनस की 4। अब मैं कर देता हूं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट करनी है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 का गुणा भाग देंगे इसमें, तो 13 भाग 130 और फिर 43, तो एक कितनी बार कट जाएगा 14 बार, ठीक है। 13 से कितनी बार कट जाएगा 14 बार। अब 13, अब मेरे पास क्या होता इसका मैं गुणा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14 सिक्का कितने होते हैं 84 बट्टे, ठीक है, क्या बचेगा 13, और 13 का भाग दे बाद उसमें घातें और हैं कितनी 10 की घात माइनस के 4, तो भाग देंगे तो 13 छिंगा 78 6 बार गया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया 78 मतलब 2 और 4 6 बची, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 60, 13 चौके 52 बची कितनी 8, ठीक है, 13 छिंगा 78, तो मेरे पास इतना आ गया 4.46 6.46 गुणा 10 की घात माइनस के 4, और इसका क्या होगा टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहां से यहां पे तो दिया था ये, यहां पे कितना होगा इतना होगा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि ये है चौथे का, ठीक है, कौन सा है अंग, ठीक है, चौथे का अंग है। इसमें कह रहा है कि एक एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग दिया है E बाई बराबर 300, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर साइन ओमेगा भार है T माइनस एक्स बट्टे सी, ठीक है, प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के बाई दिशा में वेग दिया है कितना v बराबर 2 गुणा 10 की घात कितना माइनस का प्लस का 7 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। वो कह रहा है इसी दिशा से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना। ठीक है, अधिकतम और चुंबकीय बल का। देखो सबसे पहले मुझे पता है, अगर इसकी तुलना करूं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बट्टी सी। देखो ये तरंग का समीकरण लिखा है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? एक ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तथा चुंबकीय तरंग उसके लंबवत जाती है। जैसे E है और ये B है, तो चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किस पे जाएगी? इस पे जाएगी, एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो मेरे पास यहां से E नॉट बराबर क्या आ गया? 300 क्या वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। V बराबर क्या आ गया? 2 गुणा 10 की घात 7। मुझसे क्या पूछा है? विद्युत बल और क्या बताना है? चुंबकीय बल का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड। तो विद्युत बल सबसे पहले मुझे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूं V बराबर होता है E नॉट बट्टे V नॉट। ठीक है, तो E नॉट का मान कितना है? 300 बट्टे 2 गुणा 10 की घात माइनस प्लस के साथ। ठीक है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो घातें कितनी हो जाएंगी? माइनस की 7 और उसमें से प्लस की 2 चली गई तो कितनी बचेंगी? माइनस की 5। 1.5 गुणा 10 की घात B बराबर। ठीक है, मेरा पास यहां से क्या निकलेगा? ठीक है, मुझे B बराबर निकाला तो इसको इधर लाऊंगा और इसको इधर लाऊंगा, तो मेरे पास B बराबर हो जाएगा E नॉट बट्टे B और इसी को मैं यहाँ रख देता हूँ 300 बट्टे B का मान 2 गुणा 10 की घात 7। ये ऊपर जाएंगे माइनस की 7, ऊपर कितनी है? प्लस के 2, तो कितनी बचेगी? माइनस की 5, तो 1.5 गुणा 10 की घात माइनस की 5 टेस्ला मेरा चुंबकीय क्षेत्र आ गया। मुझे क्या पूछा है? एक चुंबकीय बल और विद्युत बल क्या होता है? बराबर Q इंटू E। क्यू नहीं दिया पर बोला है उसने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा E का मान 300, तो क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घात 1.6 मतलब 16 थी 48, 4.8 गुणा 10 की घात कितनी? माइनस की 17। क्या? न्यूटन प्रति कूलम। सॉरी, न्यूटन बल है तो न्यूटन। और ये तो विद्युत बल हो गया। अगर चुंबकीय बल निकालना है तो क्या हो जाएगा? Fm बराबर QVV sin थीटा। ठीक है, लंबवत कंपन करते हैं एक दूसरे से, तो sin 90 का sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो QVV sin 90। ठीक है, तो 90 का मान 1 और कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, V का मान 2 गुणा 10 की घात 7 और V का मान 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5। कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 16 दूनी 32 या ये क्या हो जाएगा? 15 दूनी 3। ठीक है, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 3 48, 4.8 गुणा 10 की घात कितनी बचेगी? प्लस के 7 और माइनस के 5। ठीक है, प्लस के 7 और माइनस के 5 कितने? प्लस का 2 और प्लस का 2 उसमें से गया तो माइनस के 17। तो वो मुझे यहाँ से एक और बात पता चली कि जो बल विद्युत बल और चुंबकीय बल है ना, देखो दोनों बराबर है और होते भी हैं, परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दिशा कैसी होती है? अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नोट कर लो। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है और उसका क्या है ये? वो कह रहा है कि एक 1.5 अपतनांक वाले अवतल लेंस है। ठीक है, तो वायु में फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये कोई अवतल लेंस है। ठीक है, और ये वायु में रखा हुआ है। कहां पे? हवा है इसके चारों तरफ। क्या है? हवा है। और इसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू 2 बराबर या म्यू जी, कांच का बना है तो 1.5 है और हवा का कितना होता है? म्यू 1 बराबर 1। इसको मैं म्यू 2 बोल देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास जो फोकस दूरी दी है इसने एफ ए बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। पर अवतल लेंस से तो कैसी होगी? माइनस के 20 होगी। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी थी? माइनस के 20। अब इसको कह रहा है कि इसी लेंस को अगर हम द्रव में डुबो दें, कहां डुबो दें? अपन द्रव में डुबो दें। कितने द्रव में? कितने अपवर्तनांक में? 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दें। मतलब यहाँ पे μ1 बराबर 1.6 है और μ2 बराबर तो कितना है? 1.5। तब इसकी जो फोकस दूरी है वो पूछे। देखो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं, क्या होगा? 1 अपॉन एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, 1 अपॉन एफ ए का मान कितना है? माइनस के 20 बराबर 1 μ2 अपॉन μ1 मतलब 1.5 बट्टे 1 माइनस 1 1 बट्टे r1। देखो इसके लिए क्या होगा? दोनों माइनस की होती है रेडियस। क्या हो जाएगा? उभय उत्तल लेंस है ना, ये कैसी होगी? प्लस की
दूसरी वाली, और पहली वाली कैसी होगी माइनस की, तो क्या हो जाएगा माइनस के 20, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 20, ठीक है, पहली माइनस की, ये माइनस की, और दूसरी कैसी प्लस की, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 1/20 बराबर क्या बचेगा, मतलब 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, और आधा बचेगा तो आधे को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे गुणा कितना हो जाएगा माइनस के 2/20, ठीक है, 2/20। देखो मुझे आर अभी पता ही नहीं है, मान लो मैंने आर मुझे पता नहीं, मुझे आर निकालनी है, त्रिज्या दी तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा आर आर है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/r हो जाएगा, ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो गई, माइनस से 1 आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इस लेंस को कहां डुबो देंगे, हम द्रव में डुबो देंगे, इतने बहुत ना, तो मैं फोकस दूरी का फार्मूला लगाऊं f1/f बराबर क्या 1 μ2 - 1/r1 - 1/r2, 1 मुझे f फाइंड आउट करना है, और 1 μ2, देखो μ2 का मान अब कितना है 1.5, और μ1 का कितना है 1.6 -1, 1/r1 का मान 20 -1/-20, ठीक है, सॉरी ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, इसमें जो देखो उत्तल में r1 + r2 माइनस, और अवतल में r1 माइनस और r2 प्लस, r1 माइनस और r2 प्लस, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा 1/f बराबर, इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको मैं देखो तो क्या बचेगा, माइनस का साइन बचेगा 0.1/1.6, ठीक है, इनटू क्या इधर क्या मिलेगा मुझे माइनस के 2/20, ठीक है, तो मुझे एफ डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इससे पॉइंट कटेगा और इससे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो एफ डैश मेरे पास कितना आ गया 160 सेंटीमीटर, कैसा प्लस का, और 160 प्लस का आया है, तो ये प्लस चिन्ह क्या बताता है कि कैसा किसके लिए, किसकी फोकस हो रही है, उत्तल लेंस की है। बेटा मुझे पता चल गया कि अगर अवतल को किसी अपवर्तनांक द्रव्य में डुबो देंगे जिसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा कहां से, ठीक है, तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी, तो अवतल से कैसे हो जाएगी उत्तल हो जाएगी। तो मुझे क्या पूछा था, एक तो फोकस दूरी पूछी थी 160 सेंटीमीटर, और प्रकृति कैसी है उत्तल, मतलब अवतल से कैसा, जैसे हम द्रव्य में डुबोएंगे प्रकृति बदल जाएगी। अगर इसको इसी में अगर इसको 1.4 या 1.3 के द्रव्य में डुबोते तो प्रकृति सेम रहती, मतलब अवतल का अवतल ही रहता। उत्तल कब हो, प्रकृति कब बदलेगी, जब ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना, ठीक है, ये है कितने का, चौथे का, 5वें का खा है, ये क्या है प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म के लिए क्या निकालना है, अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्रिज्म पे क्या अपवर्तन ही होता है और दोनों सतहों से होता है, तो मान लो प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो ये अवलंब है, यहां से क्या होगा मुड़ेगी, जानी कैसे चाहिए, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, फिर अपवर्तन हुआ एक बार तो फिर अवलंब बनाएंगे, ठीक है, और इस अवलंब से फिर झुकेगी, और अब कहां जा रहे थे, पहले से कहां से कहां गई, ये μ1 है, ये μ2 है, और ये फिर μ1, ठीक है, हवा से कहां चुक गई, कहां से फिर हवा में गई, तो विरल से सगर में गई तो अवलंब की ओर झुकी, तो ये कोण क्या है अवलंब तथा आपतित किरण का आई, और ये क्या है आप ये r1 मान लिया इसको, क्योंकि पहले 2 बार अपवर्तन हो गया, यहाँ पे फिर होगा आप सघन से विरल में जा रही है, तो अवलंब देखो जानी कैसे चलिए ऐसे, तो अवलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये जो कोण है अवलंब तथा निर्गत किरण के ई है, ठीक है, ये कोण क्या है r2, ये क्या है del1, और ये क्या है del2, और ये टोटल जानी कैसे चाहिए थी ऐसे, और जा कैसे रही है ऐसे, ये टोटल कोण है वो कितना है डेल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विचलन कोण, इतनी विचलित हो गई, ये ए बी और सी है, ये कौन सा कोण है प्रिज्म कोण है ए, ठीक है, और ये कोण, ये पॉइंट क्या है, ये पी क्यू आर और एस, ठीक है, तो जो मैं थोड़ा करते हैं अपन, बहुत ही सिंपल है, देखो मैं जानता हूं मुझे एक ए वाला जो है ना टी है और ये यू है, तो ये ट्रायंगल है त्रिभुज टी क्यू आर से, ठीक है, तो ये जो डेल है ना, ये जो एंगल है वो क्या है डेल है, ये वाला, वो इन दोनों इंटरनल जो आंतरिक कोण है उसके बराबर होगा, मतलब डेल बराबर
डेल वन प्लस डेल टू, समीकरण फर्स्ट। यार मुझे पता होता है, ये मेरे पास ट्राइंगल है एक ऐसे करके, ये कोण कितना है डेल वन और ये कोण कितना है डेल टू, ये डेल है तो ये बाहर बहिष कोण है वो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, नहीं हो तो निकाल सकते हैं। ये अगर डेल है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस डेल, और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 हो जाएगा, तो वहां से निकल के आएगा डेल बराबर डेल वन प्लस डेल टू। अब मैं मुझे डेल वन और डेल टू चाहिए, तो डेल वन डेल टू में कैसे करूंगा, देखो मेरे पास ये है, ये कोण कितना आई और ये r1 और ये डेल बने, तो ये कोण सम देखो सीधे साधे में कोण बराबर होंगे, तो जो i होगा वो डेल वन प्लस r1 के होगा, तो डेल वन बराबर हो जाएगा i माइनस r1, समीकरण 2। ठीक है, ऐसे में इधर बनाऊंगा तो मेरे पास ये है 2, ठीक है, ये कोण e है और ये कोण r2 है और ये डेल 2 है, तो क्या होगा e बराबर डेल 2 प्लस r2 है, तो डेल 2 बराबर क्या हो जाएगा e माइनस r2, समीकरण 2। समीकरण 2 और 3 से मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा i प्लस e माइनस r1 प्लस r2, ये समीकरण हो गया 4। अब मुझे मैं अगर किसकी बात करूं, अगर मैं अगर मुझे ये तो डेल का मान आ गया, अगर मैं न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात करूं ना तो डेल बराबर क्या हो जाएगा डेल एम, बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो मैं अभी ए एंगल और निकाल लेता हूं, ये तो मुझे संबंध मिला, एक और संबंध निकालता हूं किससे मैं, इससे चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ए आर यू से। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ए सॉरी कौन सा क्यू ए आर यू से। ठीक है, इसमें क्या होता है सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, मतलब कोण ए प्लस यू बराबर कितना होगा 180, समीकरण 5। ठीक है, और एक और पता है मेरे पास त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज क्यू आर यू से क्या होगा r1 प्लस r2 बराबर कितना सॉरी प्लस r1 प्लस r2 प्लस u बराबर 180, क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 योग होता है, इसका इसका और इसका, ये कोण u है। ठीक है, यहां से मैं u का मान उठा के यहां रख दूं समीकरण फर्स्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस u का मान क्या होगा 180 माइनस r1, ठीक है, प्लस r2, ठीक है, बराबर कितना 180, इससे ये कट गया 180 से, इसको उधर ले जाऊंगा तो r1 प्लस r2 बराबर कितना आ गया a, ये समीकरण है 7। अगर किसी बात करो न्यूनतम विचलन की, ठीक है, तो डेल बराबर डेल वन होगा, डेल एम होगा कब, जब i बराबर e होगा और r1 बराबर r2 बराबर r होगा। तो मैं पुट कर दूं इस समीकरण में, पहले समीकरण 4 में। ठीक है, 4 से करूंगा तो डेल बराबर क्या डेल एम i प्लस i माइनस 2r। ठीक है, r1 प्लस r2 की जगह क्या, या मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ a लिख देता हूँ r1 r2 की जगह यहां से। ठीक है, तो मेरे पास इसको मैं इधर रख दूं तो क्या आ जाएगा 2i बराबर क्या डेल m प्लस a, तो यहां से i आ गया डेल m प्लस a बाई 2, ये तो मेरे पास आपतन कोण आ गया। ऐसे मैं इसमें रख दूंगा तो वहां से r प्लस r बराबर a, तो r बराबर क्या आ जाएगा a बाई 2। ठीक है, अब मेरे पास कोण i आ गया r आ गया, तो कहां से स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है म्यू बराबर साइन i का मान a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन r का मान साइन a बाई 2। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म के अवरोधन का सूत्र। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि किसी, ये तो गा हो गया और ये खा हो गया, ये गा है, 5 में का गा चल रहा है कि किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ बनाइए और दैलीय आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और प्लांक नियतांक का मान निकालना, किसके निरोधी विभव तथा किसके साथ आवृत्ति के साथ, आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ। देखो हम क्या जानते हैं कि EV नोट बराबर होता है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण से, EV नोट बराबर होता है h न्यू माइनस w, w तो कार्यफलन है, EV नोट v नोट निरोधी विभव है। ठीक है, ये EV नोट कहां से आया, देखो हम जानते हैं कि E मैक्सिमम बराबर होता है क्या E माइनस w, E बराबर h न्यू होता है, कि E मैक्सिमम बराबर EV नोट होता है, तो यहां से v नोट बराबर हो जाएगा h बट्टे E न्यू क्या है आवृत्ति बराबर w बट्टे। ठीक है, तो मैं यहां से y बराबर mx प्लस c से तुलना करूंगा तो प्रवणता कितनी आ गई h अपॉन e। ठीक है, और अंतःखंड क्या आ गया c बराबर w बट्टे माइनस के w बट्टे। तो मुझे एक ऐसी रेखा बनानी है, इसकी प्रवणता तो प्लस की
लेकिन अंतःखंड कैसा हो, माइनस का। तो ऐसी कौन सी रेखा है जिसकी प्रवणता प्लस की, अंतःखंड माइनस का है, ये वाली रेखा है। ठीक है, प्रवणता तो प्लस की है क्योंकि कोण 90 से छोटा है, और अंतःखंड कैसा है, ये माइनस का, W बट्टे E। इसकी प्रवणता कितनी है, H नॉट H अपॉन E। ठीक है, इसकी प्रवणता कितनी है, H अपॉन E। ये मेरा ग्राफ बन गया किसका, निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच में। ठीक है, आवृत्ति के बीच में। अब वो कह रहा है कि देहली आवृत्ति की परिभाषा देखो। देहली आवृत्ति क्या होती है, वो है न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसकी आवृत्ति जो ये है न्यून है, वो हमेशा किससे होनी चाहिए, न्यू नोट से, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। ठीक है, और इसमें बोला है कि वही कि क्या ज्ञात करना है कि प्लांक नियतांक ज्ञात करो इस ग्राफ से। प्लांक नियतांक क्या है, ठीक है, जो प्लांक नियतांक है वो क्या है, h, और इसका मान कितना, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के कितना, ठीक है, 34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो उसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 5 में का गा का अथवा है। ठीक है, 5 में का गाय का गा है जो उसका अथवा है। वो कह रहा है कि 500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के, देखो लैम्डा बराबर कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम, और उसने शक्ति कितनी दी है, 40 वाट। ठीक है, प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जन वाले फोटोन की संख्या पूछी है, n बट्टे t का मान पूछा है। देखो हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है, w बट्टे t, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और w क्या है, मतलब कौन सी ऊर्जा से कार्य हो रहा है, फोटोन की ऊर्जा, मतलब h न्यू अपॉन t। ठीक है, अब मुझे h न्यू अपॉन t मतलब, और ये तो एक फोटोन की है, अगर n फोटोन की बात करें तो n h न्यू अपॉन t, तो मुझे काय का मान पूछा है, n बट्टे t का, तो मेरे पास n बट्टे t का मान कितना होगा, ठीक है, p बट्टे h न्यू, और न्यू तो दिया नहीं मुझे, लैम्डा दिया है, तो न्यू बराबर क्या लिख दूंगा, p बट्टे h c बट्टे लैम्डा, जो कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो n बट्टे t बराबर हो जाएगा p लैम्डा बट्टे h c। ठीक है, मेरे पास ये फॉर्मूला है, इससे मैं निकाल लूंगा। ठीक है, काय का मान पूछा है, n बट्टे t का, p का मान कितना है, 40 वाट, लैम्डा का मान कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, अगर मीटर में बदलूंगा तो उसके बाद माइनस के साथ, h 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, और c 3 गुणा 10 की घात प्रकाश की 4 होती है। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे 10 की घात माइनस के 34 और प्लस की 8 कितनी बची, माइनस की 26, ऊपर जाएंगी प्लस की 26, और प्लस की 26 में से माइनस की 7 बची, माइनस के प्लस के 19 बचे, तो n बट्टे t बराबर, और एक ये हो जाएगी तो 20 हो जाएगी, तो मैं इसको लिख देता हूं 4 गुणा 5 बट्टे 6.6 गुणा कितना, 3 गुणा 10 की घात 20। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है तो क्या हो जाएगा, n बटे t बराबर 4 5 में 20 हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 36 18 और 36 18। ठीक है, तो 1.8 और ये 19.8 गुणा 10 की घात 20, तो मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.01 गुणा 10 की घात 20 क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होंगे, ठीक है, उत्सर्जित होंगे। ठीक है, फोटोन पर सेकंड, इतने फोटोन पर सेकंड क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। ठीक है, ये हमारे फोटोन पर सेकंड आ गए। ठीक है, कुछ भी नहीं, एक एक्स्ट्रा पावर दे रखी थी, तो पावर अगर जानते हम क्या होती है, वो कार्य करने की दर होती है। ठीक है, p बटे t, उसी को e बटे t लिख देते हैं, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, e n h न्यू अपॉन t। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि सूर्य के हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखनी है। देखो संलयन की अभिक्रिया होती है 4 1 H1 किसमें टूटता है, एक हीलियम नाभिक में। ठीक है, 2 1 E0। ठीक है, और क्या मिलता है हमको 26.4। ठीक है, क्या मिलती है हमको, MeV ऊर्जा मिलती है। ये 4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु इतनी ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं, तो एक परमाणु कितनी करेगा, एक परमाणु कितनी करेगा, 26.4 अपॉन कितना, ठीक है 4, तो भाग देंगे तो 6.6 MeV। ठीक है, इतनी एक परमाणु इतनी ऊर्जा मुक्त करेगा। तो वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम द्रव्यमान में
कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, ये हाइड्रोजन का कितना है, एक परमाणु। ठीक है, तो अगर हम ये n बराबर 1 है, एक परमाणु उतनी ऊर्जा मुक्त कर रहा है, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो पहले तो हम मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन के लिए ग्राम में भार अपॉन अणुभार। हाइड्रोजन का अणुभार कितना है 1, तो मुझे पता चलेगा m बराबर क्या आ गया, मोल आ गया। तो m बराबर कितना 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा 1000 मोल हो जाएगा। ठीक है, और 1000 मोल तो मोल बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ मतलब हाइड्रोजन के परमाणु बट्टे क्या एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या, इसको मैं क्या लिख दूंगा इधर, तो जो n बराबर जो इलेक्ट्रॉनों की जो इतनी ऊर्जा जो मुक्त करेंगे, ठीक है, तो एक परमाणु कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा इसको मैं भेज देता हूं इधर। तो n बराबर कितना है 1000 गुणा क्या n कितना है, n मतलब एवोगैड्रो संख्या, इतनी ऊर्जा मुक्त करेगा। और एक परमाणु की ऊर्जा हमको पता है कितनी है 6.6 MeV। तो क्या हो जाएगा Na बराबर, ठीक है, 1000 गुणा 6.02 गुणा 23 गुणा क्या हो जाएगा 6.6 MeV। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये तीन और घातें कितनी हो जाएंगी 23 और 3 26, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 36 और 36 और 6 36, तो जोड़ेंगे तो लगभग 40 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 26। तो अगर मैं लिखूं इसको तो 4 गुणा 10 की घात कितना 27 MeV। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो वो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, इतनी MeV ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, नोट कर लो। 5वें का क्या है, अमाइन, और इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, लाइमन और बामर श्रेणी की, देखो लाइमन श्रेणी के लिए 1 लैम्डा क्या होता है r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये किसी के लिए भी होता है, किसी भी तरंगदैर्ध्य के लिए ये तरंगदैर्ध्य की क्या है फॉर्मूला है। तो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, लाइमन के लिए n1 बराबर फिक्स है 1 और n2 बराबर कुछ भी हो सकता है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो n लिख देते हैं। तो 1 लैम्डा बराबर r 1 बट्टे क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टे n का स्क्वायर, n2 लिखते हैं। ठीक है, ये तो मेरे पास लाइमन के लिए हो गया। और बामर के लिए क्या हो जाएगा कि n1 कहां पे आएगा 2 में, और n2 बराबर 3 4 5 डॉट 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 n तक। तो 1 लैम्डा बामर के लिए क्या हो जाएगा r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लाइमन और बामर के लिए क्या होगी, तरंगदैर्ध्य आ गई ऋणात्मक नियतांक के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर अधिकतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात पूछा है, अधिकतम देखो अधिकतम कब मिलती है, जब वो कहां से कहां आता है 2 से 1 में आता है। ठीक है, और न्यूनतम कब मिलेगी, जब वो अनंत से 1 में आएगा लाइमन के लिए। वैसे ही बामर के लिए 3 से 2 में आएगा तो अधिकतम मिलेगी। तो अधिकतम कब आएगी लाइमन के लिए अधिकतम, ठीक है, लाइमन के लिए, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब कहां से कहां आएगा 2 से 1 में। और बामर के लिए लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब कहां से कहां आएगा 3 से 2 में। लगा दो लैम्डा 1 या लैम्डा एल बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और लैम्डा बामर बराबर क्या हो जाएगा r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको इधर बढ़ाओ तो r 1/1 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा r 1/4 माइनस 1/9। सॉल्व करो तो एक लैम्डा एल बट्टे लैम्डा बी बराबर हो जाएगा 3/4 r बट्टे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9 में 4 में 5, ठीक है, 5/36 r। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये r से तो r कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास जो क्या आ जाएगा लैम्डा एल बट्टे लैम्डा बी बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 गुणा 36 बट्टे 4 गुणा 5। तो इस कितनी बार कर दिया 9। तो क्या आ जाएगा लैम्डा एल बट्टे लैम्डा बी बराबर 27:5। ये अनुपात आएगा लाइमन और बामर की अधिकतम तरंगदैर्ध्य।